अभिनंदन आभार नमस्कार। मेरा नाम है आशुतोष त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हिंदी शोभा का। हम इतिहास ग्रंथ जो हिंदी साहित्य के इतिहास दर्शन के अंतर्गत आता है उसकी क्रम को लेकर आज 5वें ग्रंथ के रूप में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास जो 1929 में प्रकाशित हुआ को लेकर उपस्थित हैं और हम इसी का संपूर्ण विश्लेषण देखेंगे। इसके बारे में महत्वपूर्ण तथ्य, इसके बारे में जो महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं और उसके काल विभाजन को भी बहुत ही गहराई से हम देखेंगे एक एक प्रकरण को, और यह आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। ऐसे तथ्य अभी इतिहास दर्शन में बहुत ही मुश्किल से आपको मिलेंगे। तो आइए हम देखते हैं हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल का 1929 में जो प्रकाशित हुआ अभी तक का सबसे सुस्पष्ट और प्रमाणिक ग्रंथ। ये पहला सबसे सुस्पष्ट और प्रमाणित ग्रंथ। इसके पहले के सारे ग्रंथ को शुक्ल जी ने खुद ही एक वित्त संग्रह कहा है। आइए देखते हैं। पहले हम लेखक देखते हैं, भले औपचारिकता ही हो लेकिन प्रारंभ तो यही से करना पड़ेगा। तो आइए लेखक देखें। लेखक इसके आचार्य शुक्ल हैं, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल। उसके बाद हम देखेंगे एक प्रकाशन वर्ष से पहले इसका सहयोगी भी देख लेते हैं। तो इनका हम सहयोगी एक थे इनके केदारनाथ पाठक। तो केदारनाथ पाठक इनके लेखन में बड़े सहयोग किए थे, तो शुक्ल जी इन्हें धन्यवाद देना चाहते थे लेकिन इन्होंने शुक्ल जी ने नहीं दिया डर के मारे, क्योंकि इनके परम मित्र थे और पाठक जी जो है धन्यवाद को बदमाशी समझते थे। तो इसीलिए शुक्ल जी कभी दे नहीं पाए धन्यवाद, ये बात लिखते भी हैं। और अब हम देखते हैं इसका प्रकाशन वर्ष। लेखक इसके आचार्य रामचंद्र शुक्ल, सहयोगी केदारनाथ पाठक हो गए। और प्रकाशन वर्ष, इसके प्रकाशन वर्ष के समय में देखो, प्रकाशन वर्ष इसका प्रकाशन 2 बार हुआ। एक हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में 1929 में वो भी हुआ, और पुस्तक के रूप में वो भी 1929 हुआ, लेकिन हम दोनों को बताएंगे कब कब हुआ। तो आइए सबसे पहले इस पुस्तकाकार रूप देखते हैं, क्योंकि हम पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं। तो प्रकाशन वर्ष इसका हुआ आषाढ़ मास में, ठीक है, आषाढ़ मास, और 1929 ईस्वी, आषाढ़ मास के 1929 ईस्वी में हुआ। ऐसे 1929 ईस्वी में हुआ, ठीक है। और लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, सहयोगी केदारनाथ पाठक हो गए। प्रकाशन वर्ष आषाढ़ मास 1929 हुआ। विक्रमी लिखना चाहे तो वो भी लिख सकते हैं। विक्रमी संवत 1986 है, संवत 1986, ठीक है, प्रकाशन वर्ष। और हम अब देखेंगे इसके बाद, यहाँ तो जगह नहीं है, अगले पे देखते हैं इसकी जो है प्रकाशन संस्था क्या है, ठीक है, प्रकाशन संस्था। और हम पूरा संपूर्ण विश्लेषण इसका करेंगे, कुछ बचने वाला नहीं है। इतिहास दर्शन संबंधित साहित्य, जो अंदर का साहित्य का विषय है उसको नहीं छुएंगे, क्योंकि वो साहित्य का विषय है और उसको बता पाना संभव भी नहीं है इतिहास दर्शन में। तो अब हम देखते हैं प्रकाशन संस्था, ठीक है, प्रकाशन संस्था। प्रकाशन संस्था का नाम है नागरी प्रचारिणी सभा, नागरी प्रचारिणी सभा काशी। अच्छा, काशी इसलिए बार बार कहना पड़ता है क्योंकि एक नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना मेरठ में पंडित गौरीदत्त ने की थी, इसलिए बार बार हमको नागरी प्रचारिणी सभा काशी कहना पड़ता है, क्योंकि दोनों नागरी के लिए, हिंदी के लिए काम करते थे। और बल्कि वो तो अकेले ही थे, बहुत डेडिकेटेड थे। इसको तो संस्थापक में 3 लोग, लेकिन उसमें क्या था, उसमें अकेले थे पंडित गौरीदत्त। तो उन्होंने नागरी पत्रिका भी निकाली, उन्होंने भी बहुत अपने बताते हैं कि जो गमछा रखते थे उस पर भी नागरी, जय नागरी करके लिखे रहते थे, और अभिवादन भी जय नागरी कहते थे। तो उन्होंने भी बहुत बार काम किया है। तो नागरी प्रचारिणी सभा काशी में इसको लिखा जाता है, ठीक है। अब हम देखते हैं इसके प्रकाशन संस्था पद्धति देख लेते हैं, ठीक है। पद्धति
विधेयवादी है। ठीक है, विधेयवादी सबसे प्रमाणिक पद्धति मानी जाती है विधेयवादी। जाति वातावरण और क्षण विशेष पे इसमें ध्यान दिया जाता है, सबसे प्रमाणित विधेयवादी पद्धति। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कुल कवि कितने हैं इसमें। कुल कवि बराबर कितने हैं, 997। 997 कवि हैं, जिन्हें लगभग 1000 भी मिलता है। ठीक है, तो ऐसे भी समझ के लिखिए, लगभग 1000 कवि। ठीक है, और 997 लगभग 1000 कवि। ठीक है, अब हम देख लेते हैं उद्देश्य क्या था, प्रयोजन क्या था, कौन ऐसा कारण आया कि शुक्ल जी को इतिहास ग्रंथ लिखना पड़ा। क्योंकि इससे पहले जितने इतिहास ग्रंथ थे शुक्ल जी ने वित्त संग्रह कह दिया, उसमें रचनाओं की कवियों का वृत्त मिलता था, लेकिन ना तो आलोचना दृष्टि थी, ना समीक्षा दृष्टि थी, है ना तुलनात्मक दृष्टि थी, तो और न काल विभाजन शुद्ध हुआ था। थोड़ा बहुत प्रयास गियर्सन ने किया, मिश्र बंधु ने किया, लेकिन वो सटीक नहीं था। इसके लिए आइए देखते हैं, उद्देश्य पढ़ के ही आपको आनंद आ जाएगा। लेखन उद्देश्य, लेखन उद्देश्य। लेखन उद्देश्य में शुक्ल जी कहते हैं कि मेरा उद्देश्य अपने साहित्य के इतिहास का एक पक्का और व्यवस्थित ढांचा खड़ा करना था, ना कि कवि कीर्तन करना। तो एक व्यवस्थित ढांचा खड़ा करने की बात शुक्ल जी कर रहे हैं। ठीक है, पक्का एवं व्यवस्थित ढांचा खड़ा करने की बात। तो आइए हम देखते हैं कि मेरा उद्देश्य, मेरा उद्देश्य अपने साहित्य के इतिहास का एक पक्का और व्यवस्थित ढांचा खड़ा करना था। व्यवस्थित ढांचा खड़ा करना था, ना कि कवि कीर्तन करना। ये तो उद्देश्य हो गया। शुक्ल जी के इतिहास लेखन का उद्देश्य है कि मेरा उद्देश्य अपने साहित्य के इतिहास का एक पक्का और व्यवस्थित ढांचा खड़ा करना था, जो मैंने अभी चर्चा की इससे पहले की व्यवस्था के बारे में, ना कि कवि कीर्तन करना। ठीक है, प्रकाशन संस्था इसके नागरिक प्रचारी सभा काशी है, पद्धति विधेयवादी है, कुल कवि 997 हैं या लगभग 1000 भी मिलता है, और लेखन उद्देश्य था कि मेरा उद्देश्य अपने साहित्य के इतिहास का एक पक्का और व्यवस्थित ढांचा करना था, ना कि कवि कीर्तन करना। अभी एक और महत्वपूर्ण बात है विशेष तथ्य देखने से पहले, वो है ढंग। काल विभाजन का ढंग क्या था, तो इसको देख लेते हैं। उसके बाद हम देखेंगे विशेष तथ्य के रूप में कि कब इसका किस रूप में, ये कैसे आई, किसके भूमिका के रूप में, ये सब हम महत्वपूर्ण बातें देखेंगे वहीं पे। तो ढंग में शुक्ल जी ने इस बात का ध्यान रखा है कि जिस रचना की प्रचुरता मिली है वहां उसी युग को नामकरण उसका कर दिया है। यह भी आप जो है काल विभाजन का उद्देश्य देखेंगे, काल विभाजन का ढंग। ठीक है, 8वां काल विभाजन का ढंग। इसके अंतर्गत हम देखेंगे कि
जिस काल विभाग के भीतर देख लेते हैं कि जिस काल विभाग के भीतर किसी विशेष ढंग की रचनाओं की प्रचुरता दिखाई पड़ी है, भीतर किसी विशेष ढंग की रचनाओं की प्रचुरता दिखाई पड़ी है। जिस काल विभाग के भीतर विशेष ढंग की रचनाओं की प्रचुरता दिखाई पड़ी है, वह एक अलग काल माना गया है। वह एक अलग काल माना गया है। वह एक अलग काल माना गया है। आगे कहते हैं कि और उसका नामकरण उन्हीं रचनाओं के स्वरूप के अनुसार किया गया है। और उसका नामकरण उन्हीं रचनाओं के स्वरूप के अनुसार किया गया है। स्वरूप के अनुसार किया गया है। काल विभाजन का ढंग में देखते हैं कि जिस काल विभाग के भीतर किसी विशेष ढंग की रचनाओं की प्रचुरता दिखाई पड़ी है, वह एक अलग काल माना गया है और उसका नामकरण उन्हीं रचनाओं के स्वरूप के अनुसार किया गया है। ये शुक्ल जी ढंग के बारे में कहते हैं। अब हम देखेंगे विशेष तथ्य। विशेष तथ्य में हम देखेंगे कि शुक्ल जी की आलोचनात्मक दृष्टि कहाँ रही है, क्या रही है। शुक्ल जी ने किन किन पद्धतियों का लक्षण मतलब कवियों की तुलना करते हुए, कवियों के बारे में, रचनाओं के बारे में लिखते हुए, वैसे शुक्ल जी ने कई तरह की पद्धति, तुलनात्मक पद्धतियों का प्रयोग किया है। जैसे पद्मावत का रामचरितमानस से, पद और जायसी का तुलसी से, सूर का तुलसी से, है ना, कबीर का तुलसी से, कबीर का पद्मावत से, कबीर का जो है जायसी से, तमाम तुलनात्मक चीजें करते हुए चले हैं। आइए हम विशेष तथ्य की तरफ बढ़ते हैं। विशेष तथ्य। विशेष तथ्य में हम पहली बात देखेंगे कि हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में जनवरी 1929 में हिंदी साहित्य का इतिहास, जो रामचंद्र शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य का विकास के नाम से लिखा था, वो प्रकाशित हुआ। तो उसी को बाद में कुछ और बातें जोड़कर इन्होंने पुस्तक के रूप में आषाढ़ मास में 1929 में प्रकाशित किया। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को प्रकाशित किया था। लेकिन आषाढ़ मास जानना बहुत है, बहुत डीप जानने की जरूरत नहीं है, इतना भी काफी डीप है। तो आइए हम विशेष तथ्य के रूप में पहले ही देखते हैं कि इस इतिहास ग्रंथ का इस साहित्य इतिहास का लेकिन इतिहास शब्द का जब जब प्रयोग हो, साहित्य इतिहास समझना चाहिए। इस साहित्य इतिहास ग्रंथ का सर्वप्रथम प्रकाशन हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में प्रकाशन हिंदी
शब्द सागर की भूमिका के रूप में हिंदी शब्द सागर की भूमिका रूप में हिंदी साहित्य का विकास, हिंदी साहित्य का विकास, हिंदी साहित्य का विकास नाम से जनवरी 1929 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। ठीक है। इस साहित्य इतिहास ग्रंथ का सर्वप्रथम प्रकाशन हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में हिंदी साहित्य का विकास नाम से जनवरी 1929 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। वो पुस्तक के रूप में आषाढ़ मास में 1929 यानी जुलाई अगस्त के आसपास हाँ बीच में आता है इसी में। तो अब हम देखते हैं अगला तथ्य। अगली बात यह है महत्वपूर्ण कि दूसरी बात कि हिंदी साहित्य का यह पहला प्रमाणित व सुस्पष्ट इतिहास ग्रंथ है। ठीक है। हिंदी साहित्य का यह पहला प्रमाणित एवं सुस्पष्ट इतिहास ग्रंथ है। इसमें विधेयवादी शैली का प्रयोग किया गया है। ठीक है। ये तो हम अभी चर्चा कर ही आए हैं पद्धति के रूप में। ठीक है। अब हम इसका जो परिवर्धित संस्करण है उसके बारे में देखेंगे और इसका परिवर्धित संस्करण 1940 में आया दोबारा। ठीक है। यानी और 40 का मतलब हुआ 5 4 9 97 1997 बिक्री में संवत में। तो अगला हम देखेंगे कि इसका यानी हिंदी साहित्य का इतिहास जो है इसका परिवर्धित संस्करण 1940 में और 41 में शुक्र जी का निधन भी हो जाता है। 1940 में प्रकाशित होता है। ठीक है। 1940 में प्रकाशित होता है। अक्षय तृतीया के दिन प्रकाशित होता है। ठीक है। अक्षय तृतीया के दिन होता है। तो 1940 जानना बहुत है। ठीक है। इसका परिवर्धित संस्करण 1940 में प्रकाशित होता है और इस इतिहास ग्रंथ में साहित्यकारों की संख्या के स्थान पर ज्यादा साहित्यिक महत्व वाले स्थानों पर, मतलब जैसे मिश्र बंधु ने करीब 5000 कवियों को स्थान अपने यहाँ स्थान दे दिया था। शुक्ल जी ने ये गलती नहीं की, मतलब कवियों को भरने का काम नहीं, बल्कि जो महत्वपूर्ण 1000 ग्रंथ थे 997 के आसपास उन्हीं को छाट लिया। उनमें भी बहुत सारे मतलब ऐसे जिनको किसी कारण से हटाया नहीं जा सकता था, फुटकल में डाल के रखे शुक्ल जी, लेकिन उनको रखना था। तो इस कारण ये हम देख रहे हैं अभी। तो ये एक मतलब ऐसे व्यवस्थित व्यवहारिक ज्ञान की जरूरत है जो मैंने आपको बताया। इसमें ज्यादा महत्व नहीं दिया क्योंकि इससे पहले मिश्र बंधु थे जिसे प्रकांड या बड़ा भारी कवित्व संग्रह कहा, तो उसमें करीब 5000 कवियों को स्थान दिया गया है। तो अब अगला देखते हैं कि इसमें, हाँ तो ये बात आप समझ गए होंगे कि इसमें
बहुत ही महत्वपूर्ण कवियों को ही स्थान दिया गया है। देखा जाए तो 5 में से 1 कवियों को स्थान देना था मिश्र बंधु के अनुसार। तो शुक्ल जी ने उस बात को बहुत सोच समझ के स्थान दिया है। अब आगे देखते हैं अगला कि कवियों के निरूपण में समालोचनात्मक पद्धति का प्रयोग किया गया है। ठीक है, कवियों के निरूपण में यानी छांटने में समझ सकते हैं, निरूपण में समालोचनात्मक पद्धति का प्रयोग किया गया है, कहने का मतलब बहुत समालोचना, उसके अच्छे पक्ष को, उसकी मतलब बुराई अच्छाई दोनों को देख के जो महत्वपूर्ण लगे उन्हीं को शुक्ल जी ने स्थान दिया। तो समालोचनात्मक आलोचना की एक पद्धति है ये, समालोचनात्मक पद्धति, समीक्षा है ना, तो उसका इस्तेमाल किया। इसमें एक बात ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, इसमें कवियों व लेखकों की रचना शैली का वैज्ञानिक विश्लेषण किया गया है। इसमें कवियों व लेखकों की रचना शैली का वैज्ञानिक विश्लेषण किया गया है। वैज्ञानिक विश्लेषण वो होता है जिसमें तटस्थ रहा जाता है, निष्पक्ष रूप से। वैज्ञानिक हम लोग पढ़ आए हैं प्रारंभ में क्या होता है, विश्लेषण किया गया है। रचना शैली वैज्ञानिक, इसमें कवियों लेखकों की रचना शैली का वैज्ञानिक विश्लेषण किया गया है। ठीक है, और हम एक बात और देख लेते हैं यहाँ पे कि इसमें प्रत्येक युग के, कहने का मतलब है कि इसमें प्रत्येक युग की राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं साहित्यिक पृष्ठभूमियों की विवेचना की गई। यानी राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और साहित्यिक 5 चीजों को। तो इसमें प्रत्येक युग की इसमें प्रत्येक युग की सामाजिक और राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक व साहित्यिक पृष्ठभूमि की विवेचना की गई है। सांस्कृतिक व साहित्यिक पृष्ठभूमि की विवेचना की गई है। ठीक है, इसमें इसका परिवर्धित संस्करण 1940 में प्रकाशित होता है। कवियों के निरूपण में समालोचना पद्धति का प्रयोग किया गया है और इसमें कवियों व लेखकों की रचना शैली का वैज्ञानिक विश्लेषण किया गया है तथा इसमें प्रत्येक युग की सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक एवं साहित्यिक पृष्ठभूमि की विवेचना की गई है। और इसके आगे के तथ्य को हम फिर देखते हैं और इसमें कुछ बचने वाला नहीं है फिलहाल। आज मैं ऐसा, इसमें भी काल विभाजन भी आपको लिखाऊंगा, शुक्ल जी ने काल विभाजन कैसे किया है और उसके अतिरिक्त
काल विभाजन के अतिरिक्त मतलब क्या क्या किस प्रकरण में है, सारी चीजें हम देखेंगे। ठीक है, तो ये हो गया। अगला देखते हैं, युगों का दोहरा नामकरण। युगों का दोहरा नामकरण किया गया है। ठीक है, दोहरा नामकरण जैसे आदिकाल, दीर्घगाथा काल को आदिकाल भी शुक्ल जी ने कहा है कि आदिकाल जो चाहे कह सकते हैं। भक्ति काल है, रीति काल को श्रृंगार काल कहा, जिस जिस जो मतलब जो चाहे कह सकते हैं। तो इस तरह युगों का दोहरा नामकरण है। ठीक है, और अगला हम देखते हैं कि मुंज या भोज को हिंदी का प्रथम कवि माना। ठीक है, मुंज या भोज को हिंदी का प्रथम कवि माना। ठीक है, प्रथम कवि माना, मुंज या भोज को हिंदी का प्रथम कवि माना। और इसमें अगला देखते हैं, तुलनात्मक पद्धति का भी प्रयोग किया गया है। जैसे कबीर की तुलना जायसी से, जैसे सूर की तुलना तुलसी से, जैसे पद्मावत की तुलना रामचरितमानस से, ऐसे ही तमाम विषयों की तुलना शुक्ल जी में की गई है। तो इसमें तुलनात्मक पद्धति का भी प्रयोग किया गया है। तुलनात्मक पद्धति का भी प्रयोग किया गया है। ठीक है, आगे हम देखते हैं, गौड़ रचनाओं को फुटकल श्रेणी में रखा गया है। ठीक है, गौड़ मतलब होता है जो मुख्य ना हो। गौड़ रचनाओं को, लेकिन कुछ ऐसे रचनाकार हैं जो मुख्य थे, उसको भी शुक्ल जी ने गौड़ में डाल दिया है, फुटकल रचनाकारों में। गौड़ रचनाओं नहीं, रचनाकारों को, गौड़ रचनाकारों को शुक्ल जी ने फुटकल श्रेणी में रखा है, श्रेणी में रखा है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं एक और बात कि शुक्ल जी ने इतिहास ग्रंथ का आरंभ, इस इतिहास ग्रंथ का आरंभ, ठीक है, सिद्धों की बाणियों से किया है। सिद्धों की वाणियों से किया है। ठीक है, तो ये हो गए इसके बारे में 11 महत्वपूर्ण तथ्य। क्या युगों का दोहरा नामकरण किया गया है, मुंज या भोज को हिंदी का प्रथम कवि माना है, तुलनात्मक पद्धति का भी प्रयोग किया गया है। यानी युगों का दोहरा नामकरण, एक ये भी विशेषता मैंने बताया, जैसे आदिकाल को क्या कहा है, वीरगाथा काल कहा है, तो उन्होंने कहा आदिकाल जो कहा चाहे कह सकता है, ये बात हजारी प्रसाद द्विवेदी ने एक्सेप्ट कर ली। मुंज या भोज को हिंदी का प्रथम कवि माना, तुलनात्मक पद्धति जैसे कि मैंने बताया कि जो है कबीर की तुलना जायसी से की गई है, जायसी के पद्मावत की तुलना जो है रामचरितमानस से की गई है, सूर की तुलना जो है तुलसी से की गई है। ऐसे तमाम जो है कवियों की एक दूसरे में तुलना की गई है। तो गौड़ रचनाकारों को फुटकल श्रेणी, एक अलग से फुटकल श्रेणी अंतिम में रखते हैं हर युग में। और शुक्ल जी ने इस इतिहास ग्रंथ का आरंभ सिद्धों की बाणियों से, पूछा भी जा चुका है कई बार, सिद्धों की बाणियों से किया है। अब हम देखेंगे आधार ग्रंथ क्या है शुक्ल जी के इतिहास के, और उसके बाद शुक्ल जी के इतिहास ग्रंथ के आधार, उसके बाद हम इसका काल विभाजन देखेंगे। और
पहले इतिहास का आधार देखने के बाद किस मतलब हम बड़े अभी जो 3-4 देखा है उसको भी लिख लेंगे एक जगह कि मतलब क्या कहा है, किस वित्त संग्रहों को क्या नाम दिया है। ठीक है, अब हम देखते हैं शुक्ल जी के इतिहास लेखन का आधार ग्रंथ। शुक्ल जी के इतिहास ग्रंथ का आधार क्या है। ठीक है, शुक्ल जी के इतिहास ग्रंथ का आधार क्या है। तो पहला तो है मिश्र बंधु विनोद। ठीक है, मिश्र बंधु विनोद। ठीक है, जिसके बारे में शुक्ल जी लिखते हैं कि कवियों की परिचयात्मक विवरण मैंने प्रायः मिश्र बंधु विनोद से ही ग्रहण किया है। दूसरा इन्होंने लिया है हिंदी गोविंद रत्नमाला। मिश्र बंधु विनोद जानते ही हैं, मिश्र बंधु की है। ठीक है, मिश्र बंधु की है। उसके बाद हिंदी गोविंद रत्नमाला श्याम सुंदर दास की है। गोविंद रत्नमाला श्याम सुंदर दास, श्याम सुंदर दास। ठीक है, तीसरा है कविता कौमुदी। कविता कौमुदी 1917 में आया है और ये उनका है, क्या कहते हैं, राम नरेश त्रिपाठी का। राम नरेश त्रिपाठी। ठीक है, उसके बाद एक और है ब्रज माधुरी सार वियोगी हरि का है। ब्रज माधुरी सार। ब्रज माधुरी सार किसका है? वियोगी हरि का। वियोगी हरि। ठीक है, और एक और है, जब इन पांचों से कोई बात फंसती है चारों से, तो एक पांचवा ग्रंथ देखते हैं। और पांचवा ग्रंथ क्या, एक खोज रिपोर्ट है। तो नागरी प्रचारणी सभा खोज रिपोर्ट। नागरी प्रचारणी सभा की खोज रिपोर्ट। शुक्ल जी ने खुद लिखा है कि जब मैं कहीं फंसता था तो इन ग्रंथों के अधिक तो मैं नागरी प्रचारणी सभा की खोज रिपोर्ट को पलटता था। तो ये 1900 ईस्वी से 1911 के बीच ये रिपोर्ट, 1911 के बीच, 11 ईस्वी के बीच ये खोज चली थी। ठीक है, ऐसे साफ साफ लिख देते हैं। 1900 से 1911 के बीच एक खोज रिपोर्ट चली थी, इतना देख लीजिए। ठीक है, मिश्र बंधु विनोद, ये आधार क्या है? मिश्र बंधु विनोद। मिश्र बंधु प्राय रीतिकाल का तो आधार ही मुख्य यही है। हिंदी गोविंद रत्नमाला श्याम सुंदर दास, कविता कौमुदी राम नरेश त्रिपाठी, ब्रज माधुरी सार वियोगी हर, और नागरी प्रचारणी सभा की खोज रिपोर्ट जो 1900 से 1911 के बीच में हुई थी। ये तो हुआ शुक्ल जी के मतलब इतिहास ग्रंथ का आधार। अब हम देखेंगे शुक्ल जी ने प्रारंभिक जो ग्रंथ हैं उनको क्या कहा था। जैसे शिव सिंह सेंगर के ग्रंथ को क्या कहा, और मतलब मिश्र बंधु विनोद को कहा। ये भी एक यहीं पे देख लेते हैं एक साथ। ठीक है, यह काल विभाजन देख लेते हैं, सीधा काम ही खत्म। उसको तो हमने जगह जगह देखा, देख ही लेते हैं। हम देख रहे हैं शुक्ल जी द्वारा साहित्य इतिहास ग्रंथों को
ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है, पूछा भी जाता है। तो पहले नंबर पे आता है शिव सिंह सरोज। शिव सिंह सरोज, शिव सिंह सरोज, जिसे शुक्ल जी ने कहा है एक वित्त संग्रह या वित्त संग्रह कह सकते हैं, एक वित्त संग्रह। ठीक है, उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ कहते हैं ऑफ हिंदुस्तान। इसको शुक्ल जी ने बड़ा कवित्त संग्रह कहा है, बड़ा कवित्त संग्रह कहा। ठीक है, और अब तीसरे नंबर पे बचा मिश्र बंधु विनोद। मिश्र बंधु विनोद, इसको शुक्ल जी ने कहा बड़ा भारी कवित्त संग्रह या प्रकांड कवित्त संग्रह। ठीक है, तो बड़ा भारी या प्रकांड कवित्त संग्रह, बड़ा भारी या प्रकांड कवित्त संग्रह कहा। ये तो हो गया शुक्ल जी द्वारा 3 महत्वपूर्ण इतिहास ग्रंथों को दिए हुए उपनाम। जैसे शिव सिंह सरोज जो शिव सिंह सेंगर का है उसे एक वित्त संग्रह कहा, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान को बड़ा कवित्त संग्रह कहा, और मिश्र बंधु विनोद को बड़ा भारी या प्रकांड कवित्त संग्रह कहा। एक जगह बड़ा भारी कवित्त संग्रह कहते हैं और एक जगह प्रकांड कवित्त संग्रह कहते हैं, तो दोनों पूछ सकता है, तो इसलिए दोनों बात को हम समझेंगे। इसके बाद हम देखते हैं हम देख लेते हैं काल विभाजन, उसके बाद शुक्ल जी का ये इतिहास ग्रंथ के बारे में महत्वपूर्ण जो तथ्य थे वो महत्वपूर्ण इतिहास ग्रंथ की समीक्षा समाप्त होती है। साहित्य इतिहास दर्शन में इससे अतिरिक्त शुक्ल जी से कहीं नहीं पूछ सकते, ये बात आप समझ लीजिए। इसके अतिरिक्त अगर कुछ पूछ लेंगे तो फिर समझिए पढ़ाना व्यर्थ है। इतिहास ग्रंथ से पूछेंगे वो साहित्य इतिहास का विषय है, लेकिन साहित्य इतिहास दर्शन से पूछेंगे तो वो इसका विषय है, तो इससे बाहर नहीं पूछेंगे। आइए अब हम देखते हैं काल विभाजन, देख लेते हैं शुक्ल जी का। ठीक है, तो काल विभाजन देख ही रहे हैं, उसमें शुक्ल जी लिखने की क्या जरूरत है, तो काल विभाजन देखते हैं। काल विभाजन को शुक्ल जी ने 4 भागों में किया। ठीक है, इसी को ऐसे कर लेते हैं, ये 1 2 3 4। पहला है आदिकाल। आदिकाल जिसे शुक्ल जी ने क्या कहा, वीर गाथा काल कहा। वैसे शुक्ल जी ने आदिकाल भी कहा है, बस ये कहा कि जो चाहे कह सकता है, तो वीर गाथा काल, और इसका समय माना 1050 से 1375 विक्रमी। ठीक है, उसके बाद आता है भक्तिकाल। भक्तिकाल का समय, भक्तिकाल और भक्तिकाल का समय है, इसे पूर्व मध्यकाल भी कहा जाता है। ठीक है, पूर्व मध्यकाल, शुक्ल जी ने इसे भक्तिकाल कहा, पूर्व मध्य काल। ठीक है, शुक्ल जी ने इसे क्या कहा, इसे कहा है भक्तिकाल, और इसका समय है 1375 से 1700 विक्रमी। ठीक है, उसके बाद रीतिकाल, और रीतिकाल का समय 1700 से 1900 विक्रमी।
ठीक है। तो इस तरह से ये हो गया। उसके बाद एक आधुनिक काल बचता है, आधुनिक काल। तो आधुनिक काल का समय, इसको शुक्ल जी ने गद्य काल कहा। क्या कहा? गद्य काल, ठीक है। और इसका समय 1900 विक्रमी से अद्यतन माना, ठीक है। इसको विक्रमी यहीं लिख लेते हैं, विक्रमी से अद्यतन तक, यानी जब तक शुक्ल जी लिखी उसे 1927 तक का मिलता है। 29 में आया तो 27 तक का मैटर इसमें उपलब्ध था। और उसके बाद 40 में इसका परिवर्तित आता है, तो शुक्ल जी परिवर्तित जो भी संशोधन था उसको 40 में कुछ करते हैं। अब इसको हम काल विभाग एक एक का देख लेते हैं, ठीक है। ये पहले देख लीजिए आदिकाल, जिसे वीरगाथा काल कहा। इसमें 1050 से 1375 विक्रमी है। और उसके बाद पूर्व मध्यकाल, इसे भक्ति काल कहा। इसमें 1375 1700 विक्रमी है। और रीतिकाल, इसे उत्तर मध्यकाल कहा जाता है, ठीक है। उत्तर मध्यकाल, तो उत्तर मध्यकाल, पूर्व मध्यकाल, तो उत्तर मध्यकाल रीतिकाल है। शुक्ल जी ने इसे रीतिकाल कहा, भक्ति काल कहा। और इसके बारे में इन्होंने एक बात और कही कि इसे सिंगार काल कोई कहना चाहे कह सकता है। सिंगार काल भी एक उपनाम दिया है। वीरगाथा काल को इन्होंने आदिकाल उपनाम दिया है कि आदिकाल कोई कहना चाहे कह सकता है, ठीक है। ये इतनी बात हो गई। अब हम देखते हैं काल विभाजन को अलग अलग तरीके से। काल विभाजन तो हम आदिकाल से ही देखना शुरू करते हैं। आदिकाल को ऐसे 4 प्रकरण में बांटा है। तो आदिकाल का जो प्रकरण है, प्रकरण ही देख लेते हैं सीधा। जैसे आदिकाल है, तो आदिकाल को 4 प्रकरण में बांटा। प्रकरण 1, प्रकरण 2, प्रकरण 3, प्रकरण 4। प्रकरण 1 में सामान्य परिचय है, सामान्य परिचय। प्रकरण 2 में जो है अपभ्रंश काव्य है, अपभ्रंश काव्य। तीसरे में देश भाषा काव्य, देश भाषा काव्य। और चौथे में है फुटकल, फुटकल रचनाएं, फुटकल रचनाएं, ठीक है। ये हो गया आदिकाल का विभाजन, ठीक है। अब हम देखते हैं भक्तिकाल का विभाजन। भक्तिकाल को सबसे आधुनिक काल, खैर आधुनिक काल को तो बहुत ज्यादा बांटा है बड़ा प्रकरण में। तो अब हम देखेंगे भक्तिकाल। भक्तिकाल को 6 प्रकरण में बांटा, ठीक है। भक्तिकाल, और भक्तिकाल को टोटल 6 प्रकरण में बांटा। ऐसे है प्रकरण 1। तो प्रकरण 1 में जो है सामान्य परिचय, सामान्य परिचय। प्रकरण 2, इसमें जो है प्रकरण 2 में क्या है कि सामान्य परिचय के अतिरिक्त निर्गुण धारा। इसमें एक चीज ध्यान से देखना है कि हेडिंग है। जैसे ज्ञानाश्रयी शाखा इसमें है, ज्ञानाश्रयी शाखा, ऐसे देख लीजिए। ज्ञानाश्रयी शाखा, निर्गुण धारा, निर्गुण धारा, ठीक है। फिर 3 में प्रेमाश्रयी शाखा, निर्गुण धारा, प्रेमाश्रयी शाखा, निर्गुण धारा, ठीक है। ये आपको शुक्ल जी से पढ़ना चाहिए। इससे ज्यादा महत्वपूर्ण कोई ग्रंथ इतिहास में नहीं। एक है, आप पढ़ लीजिए, बहुत ना पढ़ पाए तो भी बहुत है। इसमें प्रेमाश्रयी हो गया, निर्गुण धारा। अब इसमें राम भक्ति शाखा सगुण, राम भक्ति शाखा इसमें सगुण है।
और इसमें पांचवा में राम भक्त कृष्ण भक्ति शाखा। कृष्ण दिख नहीं रहा है, हाईलाइट। तो कृष्ण भक्ति शाखा, कृष्ण भक्ति शाखा तो पांचवा है कृष्ण भक्ति शाखा। ठीक है, ये भी सगुण का ही विषय है। और एक बच रहा है पांचवा, तो पांचवा हम यहाँ देख लेते हैं एक के स्थान पर। तो जो पांचवा प्रकरण है उसमें है फुटकल, हमेशा लास्ट वाला फुटकल ही रखते हैं। तो भक्ति काल की फुटकल रचनाएं, भक्ति काल की फुटकल रचनाएं। ठीक है, और सगुण धारा भी इसके आगे मतलब लिखा है, सगुण धारा, सगुण धारा ये है इनका अगला छठवा प्रकरण है सर, ये छठवा। इस तरह से ये भक्ति काल का हो जाता है। एक सामान्य परिचय, दूसरा ज्ञानाश्रय शाखा। टोटल प्रकरण याद कर लीजिए, उसका नाम ज्ञानाश्रय शाखा निर्गुण धारा, प्रेमाश्रय शाखा निर्गुण धारा, राम भक्त शाखा सगुण धारा, कृष्ण भक्त शाखा जो है कृष्ण भक्त शाखा, और उसके बाद जो है एक फुटकल। इस तरह से ये भक्ति काल का हो गया 5 प्रकरण, 6 प्रकरण। अब हम देखेंगे रीतिकाल, हो गया ये रीतिकाल। और रीतिकाल को टोटल इन्होंने 3 ही प्रकरण में बांटा है। तो जो प्रकरण 1 है वो तो आप जानते हैं, सामान्य परिचय। प्रकरण 2, प्रकरण 1 सामान्य परिचय। दूसरा रीति ग्रंथाकार कवि, दूसरा प्रकरण है रीति ग्रंथाकार कवि। और प्रकरण 3 में फुटकल, रीतिकाल के अन्य कवि, रीतिकाल के अन्य कवि। जो आज हम शुक्ल जी को पढ़ते हैं विश्वनाथ का कि मतलब वो कि रीति सिद्ध, रीतिबद्ध, रीति मुक्त, ये विश्वनाथ जी का योगदान है इसमें। और उसके बाद ये श्रृंगार काल भी उन्होंने विश्वनाथ ने यही से लिया है, क्योंकि रीतिकाल को शुक्ल जी ने कहा कि जिसको श्रृंगार कहना चाहे कह सकता है। तो ये हो गया प्रकरण 3 में बांटा है। प्रकरण 1 सामान्य परिचय, प्रकरण 2 रीति ग्रंथाकार कवि, प्रकरण 3 रीति के काल के अन्य कवि। ये हो गए, यानी आदिकाल को कितने प्रकरण बांटे? 4, भक्ति काल को 6 और रीति काल को 3 प्रकरण में बांटा। अब हम देखेंगे आधुनिक काल को। और आधुनिक काल को सबसे ज्यादा प्रकरण में बांटा, क्योंकि उसके पीछे रीजन था। रीजन ये था कि पहले आधुनिक काल शुक्ल जी ने से क्या कहा? गद्य काल कहा, क्योंकि गद्य का पराभव यही होता है। और गद्य काल, तो हम इसको देखते हैं। शुक्ल यहाँ जानते हैं सबसे पहले काम ये होता है कि शुक्ल जी ने पहले 2 प्रकरण लिखे। सबसे पहले प्रकरण 1, यहाँ समझने का, बहुत ध्यान समझने का विषय है। प्रकरण 2 प्रकरण केवल इस चीज के लिए लिखे, सामान्य परिचय, गद्य का विकास, मतलब गद्य का विकास कैसे हुआ ये समझाने के लिए। सामान्य परिचय और गद्य का विकास कैसे हुआ। ठीक है, गद्य का विकास। फिर एक प्रकरण लिखते हैं गद्य साहित्य का
आविर्भाव, आविर्भाव, ये दो प्रकरण पहले गद्य साहित्य के विकास को समझाने के लिए लेते हैं। उसके बाद फिर ये आधुनिक गद्य साहित्य परंपरा का प्रवर्तन हेडिंग है इनकी, आधुनिक गद्य साहित्य परंपरा का प्रवर्तन, गद्य साहित्य परंपरा का प्रवर्तन। इसके अंतर्गत फिर प्रकरण शुरू होता है, प्रकरण 1, ये गद्य का प्रकरण 1। इसमें गद्य का प्रवर्तन सीधा हेडिंग है, गद्य का प्रवर्तन, और उसके आगे सामान्य परिचय यहीं से शुरू हो जाता है, सामान्य परिचय। ठीक है, फिर प्रकरण 2 आता है इसमें, जिसमें गद्य का प्रवर्तन प्रथम उत्थान। इसमें सामान्य परिचय रहता है, इसमें गद्य के बारे में रहता है, मतलब कवियों के बारे में। गद्य का प्रवर्तन इसमें सामान्य परिचय रहता है, इसमें प्रवर्तन रहता है कवियों के बारे में, और प्रथम उत्थान इसमें आता है। ठीक है, प्रथम उत्थान, फिर प्रथम उत्थान, और उसके बाद फिर प्रकरण 3 गद्य साहित्य का प्रसार, प्रकरण 3 गद्य, इसलिए इसका अवकाल विभाजित करें क्योंकि शुक्ल जी मोस्ट इम्पोर्टेंस में कुछ छोड़ने लायक नहीं। गद्य साहित्य का प्रसार, और इसमें द्वितीय उत्थान आता है, द्वितीय उत्थान। ठीक है, इसमें द्वितीय उत्थान आता है प्रकरण 3 में। इसमें भी मतलब सामान्य परिचय रहता है द्वितीय उत्थान में। और फिर गद्य साहित्य का निर्माण प्रकरण, तो हम प्रकरण 3 देख रहे हैं, और प्रकरण 3 में, और प्रकरण 4, इसमें गद्य साहित्य का निर्माण। ठीक है, ये हो गया। और एक प्रकरण 5 भी है, कहाँ लिख दें, प्रकरण 5 में यहाँ तो आएगा नहीं, इसलिए यही लिख देते हैं। प्रकरण, ये तो विकास की बात है तो यही हटा के लिख देते हैं। तो प्रकरण इसमें का 5, तो प्रकरण 5 जो है वो गद्य साहित्य का निर्माण, नहीं, गद्य साहित्य की वर्तमान गति, निर्माण तो चौथा है। गद्य साहित्य की वर्तमान गति। शुक्ल जी वर्तमान पे लिखने से बचते हैं क्योंकि उन्होंने कहा कि सर फोड़ना जैसा है वर्तमान साहित्यकारों पे लिखना। ठीक है, तो गद्य साहित्य की वर्तमान गति, ये है प्रकरण 5। इसमें तृतीय उत्थान है, ये भी देखेंगे, तृतीय उत्थान। ठीक है, ये 3 उत्थान हो गए। अब हम देखेंगे आधुनिक काल काव्य खंड के बारे में। ठीक है, अब आधुनिक काल, ये तो गद्य हो गया, ये अभी तक गद्य के बारे में देख रहे थे। अब हम देखेंगे काव्य के बारे में, ये तो आपने लिख ही दिया होगा। अब हम देखेंगे आधुनिक काल काव्य खंड। ठीक है, और 1900 से इसका भी समय ही है, वो तो कोई बताने की बात है नहीं। तो इसमें प्रकरण 1 आता है, प्रकरण 1, जिसमें है काव्यखंड पुरानी धारा। क्योंकि यहाँ आधुनिक काल में आके काव्यखंड की जो है खड़ी बोली में हो जाता है, तो काव्यखंड पुरानी धारा। फिर प्रकरण 2, प्रकरण 2 में काव्यखंड नई धारा। प्रकरण 2 काव्यखंड नई धारा। ठीक है,
काव्यखंड नई धारा, वैसे इसको साथ ही रखना है, काव्यखंड नई धारा। अब इसमें जो है प्रथम उत्थान आ गया, ठीक है, प्रथम उत्थान नई धारा में। फिर आता है प्रकरण 3, प्रकरण 3, इसमें काव्यखंड नई धारा द्वितीय उत्थान। काव्यखंड नई धारा द्वितीय उत्थान। फिर बस इसको उत्थान में ही बांटा गया है, ठीक है, प्रकरण युग के हिसाब से चलता गया है। प्रकरण 4 काव्यखंड नई धारा तृतीय उत्थान। ठीक है, और एक हेडिंग बिना, इसी में वर्तमान काव्य धाराएं सामान्य परिचय है, इसी के अंतर्गत, मतलब चौथे प्रकरण के अंतर्गत वर्तमान काव्य धाराएं सामान्य परिचय, इस तरह से ये शुक्ल जी की काल विभाजन समाप्त होता है। और यहीं पर हम ये शुक्ल जी के इतिहास ग्रंथ से संबंधित सारे महत्वपूर्ण तथ्यों का अध्ययन हमने कर लिया है। अब तो इतिहास के जो महत्वपूर्ण 5 ग्रंथ हमें देखने थे वह हम यहीं पर समाप्त करते हैं। फिर आगे